रिलायबिलिटी ऑफ BS6 डीजल इंजन। क्या जो BS6 डीजल इंजन है वो अब BS4 जितने रिलायबल नहीं रहे? क्या उनकी मेंटेनेंस बढ़ गई है? और क्या वो इंजन आज आपको वो वाला मजा दे पाएंगे जो एक टाइम पे BS4 इंजन आपको दे पाते थे? ऐसे ही बहुत सारे सवाल भाई आते हैं मेरे पास। क्या विक्रम भाई BS6 डीजल इंजन वाकई में अब रिलायबल नहीं रहे हैं? तो भाई BS6 जो डीजल इंजन है, इंजन तो वही है लेकिन उसके अंदर एक चीज ऐड हो गई है, वो है DPF-SCR। तो DPF होता है भाई डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर और SCR होता है सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। तो ये एक भाई जादुई ऐसी चीज ऐड हुई है जो भाई आपके इंजन से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस और जो PM2.5 पार्टिकुलेट मटेरियल जो निकलता है उसको भाई एनवायरनमेंट में आने से रोकता है। लेकिन आपने अगर अपने DPF का ख्याल नहीं रखा तो भाई आपकी जो BS6 डीजल गाड़ी है वो रिलायबल नहीं रहेगी। मेंटेनेंस भी आपकी अब बढ़ गई है एज कंपेयर टू BS4 डीजल इंजन। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे फुल सिविल लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो आपकी जो BS6 इंजन के साथ एंजॉयमेंट है वो तभी बनी रहेगी जब आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको फटाफट सारी वो चीजें बता दूंगा कि भाई आप अपने BS6 डीजल इंजन से मजा भी ले पाएंगे, आपकी ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं बढ़ेगी। हाँ, BS4 के मुकाबले तो आपकी मेंटेनेंस बढ़ गई है क्योंकि DPF ऐड हो गया है जिसके अंदर डलता है DEF, जिसको हम यूरिया बोलते हैं, कोई डेफ बोल देता है, कोई एड ब्लू बोल देता है। तो वो तो डलेगा ही डलेगा भाई, वो तो मेंटेनेंस बढ़ गई है। साथ ही साथ उसको भाई क्लीन भी करना होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि रीजनरेशन कब होता है, कैसे होता है, कैसे आपको गाड़ी को चलाना है, तो आप अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस जो है उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि BS6 इंजन के अंदर ये DPF बला क्या है। देखो जी, इंजन के अंदर से धुआं तो उतना ही निकल रहा है, जो पार्टिकल्स हैं उतने ही निकल रहे हैं, हार्मफुल गैसेस उतनी ही निकल रही हैं जितनी पहले निकलती थी। पहले कैटालिटिक कन्वर्टर खाली होता था, उसमें जितना रुका रुका उसके बाद अपना सीधा एनवायरनमेंट में जाता था। तो आपने देखा होगा BS4 जो डीजल इंजन थे उनमें रेस देते थे तो काला धुआं बाहर निकलता था। BS6 में ऐसा नहीं होता है। BS6 में काला धुआं नहीं निकलता, निकलता तब है जब आपके इंजन में कुछ गड़बड़ हो गई हो। खैर उस चीज पे आज हम बात नहीं कर रहे, हम बात आज BS6 की रिलायबिलिटी पे कर रहे हैं और इसकी मेंटेनेंस पे। तो DPF जो होता है आपके इंजन से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जो डीजल पार्टिकुलेट निकलते हैं, उनको ये रोकता है। उसके अंदर ये वहां पे जमा होते हैं। लेकिन भाई कोई चीज लगी है और उसके अंदर कुछ जमा हो रहा है तो वो भरेगा भी तो ना, और भरेगा तो भाई फिर आगे रुकावट भी पैदा करेगा। तो DPF को क्लोग होने से रोकना होगा। और DPF को क्लोग करके आप कहोगे विक्रम भाई कि इसको क्लोग करके साफ करेंगे तो जाएगा एनवायरनमेंट में ही। नहीं भाई, जब वो साफ होके वहां से निकलता है तो ऐश की फॉर्म में निकलता है। तो जो हम यूरिया डालते हैं ना, सिलेक्टिव कैटालिटिक के अंदर जाता है, तो वहां पे वो अमोनिया के बन के और मिक्स करके, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैंने जहां पे लिखा था एंड ऑफ डीजल्स, उसके अंदर मैंने पूरा प्रोसेस बताया था। तो वहां पे होके कन्वर्ट होके ये जो हार्मफुल गैसेस हैं इनको ये हार्मलेस कर देता है और फिर ये एनवायरनमेंट में आती है। तो तभी थोड़ा सा भाई जो हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा सा बचता है। और ऐसा नहीं कि खाली भाई डीजल गाड़ी करते हैं, डीजल से चलने वाली और भी बहुत सी चीजें और भी फैक्ट्रीज है, सब करते हैं, ये भी चीज अलग है, ये भी हम बात कर चुके हैं। तो जो हमारा DPF है उसके अंदर रेगुलरली भाई पार्टिकुलेट जमा हो रहे हैं। तो DPF पे भाई सेंसर्स दिए गए हैं और वो कनेक्ट होते हैं भाई आपकी गाड़ी के ECU से। तो जब उनको सेंसर्स को लगता है कि हाँ भाई इतने ग्राम से ज्यादा बढ़ गया है, तो वहां पे गाड़ी भाई स्टार्ट कर देती है पैसिव रीजन। अब पैसिव रीजन क्या होता है, उसमें आपको हमारे को पता नहीं लगेगा, एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके वहां पे पैसिव रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो जो पर्टिकुलर्स हैं उनको भाई जला के ऐश की फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो हो गया पैसिव। लेकिन जब आपकी गाड़ी में 15 ग्राम से ज्यादा कार्बन कहें या सूट कहें जो जमा हो जाता है, तब आपको भाई साहब लाइट भी आ सकती है। क्योंकि जो DPF है इसकी भी एक कैपेसिटी है भाई, 35-40 ग्राम तक ये सहन कर सकता है, उसके बाद तो ये हो जाता है, इसका काम हो जाता है। तो है ना, हंसा हो गया काम। काम तमाम को होने से रोकने के लिए फिर एक चेकलाइट आ जाती है। जब सेंसर डिटेक्ट करते हैं कि हाँ भाई गाड़ी पैसिव रीजन नहीं ले रही है, तो भाई आपको एक्टिव रीजन करना पड़ेगा। तो आपकी गाड़ी की जो MID होती है वहां पे साइन आता है रीजन का कि आपका जो DPF फिल्टर है वो क्लॉग होने वाला है या हो चुका है, तो आप इसको रीजन कर दीजिए।
तो रीजन करने के लिए भाई आपको गाड़ी को किसी अपने ओपन स्पेस में ले जाना पड़ेगा। आप उसको टैप करेंगे, वो रीजन स्टार्ट कर देगी। 15-20 मिनट लगती है। गाड़ी का जो आरपीएम है वो 3000 आरपीएम तक जाता है। गाड़ी के पीछे मत खड़े हो जाना भाई गलती से भी, और ओपन एरिया में ही करना इस चीज़ को। और जो एक्टिव रीजन आप ऐसे करोगे उसमें भाई साहब बहुत ज़्यादा गैसेस भी निकलती हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट हमारे लिए नुकसानदायक कैंसरस गैसेस होती हैं ये। तो जो पैसिव रीजन है वो चलता रहता है, हमारे को पता नहीं लगता। जैसे टोयोटा की गाड़ियाँ उनमें तो पता लगता रहता है कि भाई आपका जो रीजन है अब हो रहा है, लेकिन और जो ब्रांड्स है जैसे टाटा है, महिंद्रा है या आपका हुंडई है, इनमें भाई पता नहीं लगता। इनमें पैसिव रीजन पीछे पीछे चलता रहता है, पता नहीं लगता। इसमें पैसिव रीजन नहीं होगा तो उसका भी नुकसानदायक है। मैं भी बताऊंगा आपको, अभी तो मैं पहले बता रहा हूं कि कैसे कैसे होता है, फिर आपको इसके टिप्स दूंगा कि आपको ये चीज कैसे करनी है तो आप इस चीज से बच सकते हो। तो आपने एक्टिव रीजन कर दिया, आपका जो डीपीएफ था वो साफ हो गया, लेकिन कई बार वो पूरा साफ नहीं हो पाता। तो जब एक्टिव रीजन आप कर देंगे तो 15-20 मिनट के बाद भाई जो आपका डीपीएफ फिल्टर है वो आपका साफ हो जाएगा और आपकी गाड़ी भाई बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी पहले की तरह। तो इंजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इंजन पे इफेक्ट पड़ सकता है जब आपका डीपीएफ पूरी तरीके से जाम हो जाएगा या 50% भी वो क्लॉग हो जाता है, तब भी आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा। आपकी गाड़ी की जो माइलेज है वो ड्रॉप हो जाएगी, आपको अच्छे से पिकअप भी नहीं मिलेगा। तो आपको गाड़ी ना दबी दबी सी महसूस होगी कि भाई कोई चीज़ है जो इसको रोक रही है। ऐसा सीधा डीपीएफ से नहीं होता। मान लो आप रेगुलरली पीरियोडिकली मेंटेनेंस करवाते हो अपनी गाड़ी की, फिर भी आपकी गाड़ी जो है वो भाई लगातार दब रही है, अच्छा माइलेज नहीं दे रही है, तो इसका मतलब भाई आपकी गाड़ी का जो डीपीएफ है वो क्लॉग होने की तरफ बढ़ चुका है। जो पीरियोडिकली मेंटेनेंस रखते ही नहीं है अपनी गाड़ी का, तो भाई सबसे पहले एयर फिल्टर चेक कर लेना, क्योंकि एयर फिल्टर भी अगर चोक होता है तो सबसे पहले माइलेज और पिकअप पे ड्रॉप होता है, क्योंकि अच्छे से सांस नहीं आएगा हमारे को तो हम अपनी परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएंगे। तो गाड़ी को भी अगर सांस नहीं आया तो गाड़ी अच्छे से काम नहीं करेगी। तो पीरियोडिकली मेंटेनेंस होती है, फिर भी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रही है, तो आपकी गाड़ी का पक्का भाई डीपीएफ है वो क्लॉग होने की कगार पे है। मोस्टली जो डीपीएफ है वो क्लॉग किन सिचुएशंस में होता है? सबसे बड़ा मेन कारण क्या है? अब देखो डीपीएफ तो हमारे इंडिया में 2020 से आया है जब BS6 लागू हुआ था, लेकिन यूरो 6 तो 2015 में आ गया था। बाहर के देशों में डीपीएफ का इतना इशू नहीं आता और ना ही वहाँ के लोग उसको बाईपास करते, क्योंकि वहाँ के जो हाईवेज हैं वो बहुत लंबे लंबे हैं और लोग वीकेंड्स पे घर से बाहर निकलते हैं, तो भाई उनकी गाड़ियाँ जब लंबे रूट पे चलती हैं तो वहाँ पे जो हमारा डीपीएफ है वो एक सर्टेन 500-600 डिग्री टेम्परेचर पे आके वो ऑटोमेटिकली रीजन स्टार्ट कर देता है और जो आपका कार्बन या डीपी जमा हुआ है उसको भाई बर्न करके ऐश की फॉर्म में बाहर निकाल देता है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारी गाड़ी भाई सिटी में भी चलती है, हमारी हाईवे पे भी चलती है, और बहुत से लोग जो भाई जिनकी डेली सिटी रन ज़्यादा है, तेल ज़्यादा लगता है, तो वो डीजल गाड़ियाँ प्रेफर करते हैं कि भाई तेल बहुत ज़्यादा लगेगा, मेरी गाड़ी तो खड़ी भी रहती है चलते चलते में काफ़ी देर तक, और भाई मेरे को तो सिटी में माइलेज चाहिए। तो उन लोगों के लिए परेशानी ज़्यादा है, क्योंकि जब हम गाड़ी सिटी में चलाते हैं, लॉन्ग रन पे नहीं जाते, तो जो उसका टेम्परेचर है वो उस सर्टेन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता जहां पे आपका जो पैसिव रीजन है वो स्टार्ट हो पाए। यूं कहें कि जब पैसिव रीजन स्टार्ट होने वाला होता है हमें पता नहीं होता कि रीजन पीछे चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या है क्या नहीं। हमें कहीं पे उतरना है, हम गाड़ी बंद करते हैं, उतर जाते हैं, तो पैसिव रीजन बीच में ही रुक गया। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है कि आपकी गाड़ी सिटी में चलती है तो आपको हफ्ते में एक बार हाईवे पे निकलना पड़ेगा। 40 से 50 किलोमीटर आपको अपनी गाड़ी को 2500 से 3000 आरपीएम तक चला के आना पड़ेगा, ताकि उस सर्टेन टेम्परेचर तक वो पहुंचे और फिर जो आपका डीपीएफ है वो भाई साफ हो। नहीं तो भाई साहब आपका जो डीपीएफ है वो क्लॉग होगा ही होगा, अगर आपकी गाड़ी ज़्यादातर सिटी के अंदर चलती है तो आपको भाई हर 50,000 किलोमीटर पर जाके अपना जो डीपीएफ है उसको साफ करवाना पड़ेगा। तो या तो वीकली ड्राइव कर लो हाईवे की, या फिर भाई हर 50,000 पे जाकर उसको साफ करो। अब जैसे मैंने क्या किया था, मेरी गाड़ी हाईवे और सिटी दोनों में चलती है, तो उसमें सिचुएशन में क्या हुआ, मुझे भी थोड़ा सा फील हुआ कि यार गाड़ी की सर्विस मैंने अभी कराई थी, मेरी गाड़ी की माइलेज ड्रॉप क्यों हुई। मेरी स्कॉर्पियो की माइलेज 12.5 12.7 से ऊपर हाईवे पे आ ही नहीं रही, क्योंकि एक टाइम पे जब थोड़ा सा ज़्यादा जम जाता है तो वो भी कितना ही जला लेगा भाई, नहीं निकलता ना, सारी चीज़ तो नहीं निकल सकती अपने आप से, वो प्रेशर कितना ही दे लेगा, कितना ही गर्म करके जला लेगा, तो वो चिपक सा जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा हमको भाई, अपना जो डीपीएफ है उसको खुलवा के साफ कराना पड़ेगा। अब इसमें काफ़ी लोग शैम्पू हुआ, बेकिंग सोडा, कई चीज़ मिला के वो डालते हैं,
उससे भी कर लेते हैं, कुछ लोग भाई पेट्रोल डीजल से कर लेते हैं, कुछ लोग भाई अब केमिकल भी आ गया है, जैसे हमने जो डीपीएफ फिल्टर को साफ़ करने केमिकल आता है वो डाला था, वो डाल के और पानी से साफ़ कर दिया था, तो जो डीपीएफ फिल्टर पूरा साफ़ हो गया। वो पूरा ब्लैक होता है, बहुत इतने पतले 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 मतलब लाइन्स होती हैं, बहुत ही बारीक होता है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है और बहुत ही कॉस्टली मटेरियल से बना होता है। तो जब आप इसको साफ़ करेंगे तो ज़्यादा प्रेशर से साफ़ ना करें, पूरा जो केमिकल आपने डाला है वो एक तरफ से डाल के दूसरी तरफ तक जब तक निकल नहीं जाता तब तक आपको डालना है उसके अंदर, पूरा डल जाए वो, और फिर आपको नॉर्मल टैप वाटर उसके अंदर चलाना है, तो वो सारा आप देखना पूरा निकल के साफ़ हो जाएगा। उसको रखना पड़ेगा आपको, ये मैंने प्रोसेस पूरा बता दिया था जब हमने अपनी गाड़ी का डीपीएफ फिल्टर साफ़ कराया था, तो उसमें आपको 3-4 घंटे रखना है, ओवरनाइट रख देंगे तो बहुत ही अच्छा है, वो और अच्छे से उसको काट देगा। अब कई लोगों को एक और गलतफहमी होती है कि डीपीएफ और डीएफ को एक ही चीज़ समझते हैं। डीपीएफ होता है भाई डीजल पर्टिकुलर फिल्टर, जो चीज़ उसको फिल्टर कर रही है, और डीएफ होता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, जो यूरिया हम डालते हैं उसके अंदर, जो उन हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस करता है, वो चीज़ कन्वर्ट करने के लिए, तो वो अलग चीज़ है, वो अलग है। तो डीएफ लेवल कम होता है तो उसमें आपको यूरिया ऐड करना है, ठीक है, ऐड ब्लू आपको डालना है। और अगर आपका डीपीएफ फिल्टर के क्लॉग होने की साइन आती है तो वहाँ पे आपको या तो एक्टिव रीजन करना है या अपनी वर्कशॉप में ले जाके वहाँ पे फोर्स्ड रीजन कराइए। उससे भी नहीं होता है तो आप उसको मैकेनिकली ओपन करके बाहर निकलवा के उसको साफ कराइए। और अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे और आपका जो डीपीएफ है बिल्कुल से भाई साहब चौक हो गया, तो भाई साहब मोटा खर्चा हो जाएगा आपका तगड़े वाला। कंपनी इसकी कोई वारंटी नहीं देती कि आपने नहीं करा टाइम पे, आपने डीएफ लो रखा होगा। अब ये बता देता हूँ कि जो आपकी गाड़ी का डीईएफ है, जो यूरिया है, उसको 25% से कम ना होने दें। 25% तो मिनिमम रखना है। जैसे 25% पे आता है उसको तुरंत टॉपअप करके अपना 100 करना है, 80 करना है, 60 करना है, जो करना है, 5-10 लीटर जो डालना है आप डाल दीजिए। अब कंपनी इसमें भी धांधली करती है कि आपको हमारा ही डीएफ इस्तेमाल करना है, क्यों, उनको अपना बेचना है। तो ऐसा नहीं है, आप कहीं फंसे हुए हो तो आप बाहर से भी अपना डीएफ लेके डलवा सकते हो, लेकिन सब स्टैंडर्ड डीएफ मत डलवाना, एक अच्छी कंपनी का ही डीएफ डलवाना। पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल कंपनीज का मिलता है, वो भी आप डलवा सकते हो, चाहे वो एचपी का है, चाहे बीपी का है, चाहे वो इंडियन का है। जैसे मेरी गाड़ी के अंदर डीईएफ की लाइट नहीं आई थी, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि यार मेरी गाड़ी की माइलेज तो ड्रॉप हो रही है। तो मैंने जब उसको साफ कराया और साफ कराने के बाद दोबारा मैं हाईवे पे निकला तो भाई माइलेज में कितना फर्क था। जो गाड़ी 12.5 से ऊपर नहीं आ रही थी वो 14.2 दे रही थी, और यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी को 120 की स्पीड पे भगाया था एक्सप्रेस वे पे। तो आप ये चीज़ देखो कितना फ़र्क पड़ गया कि 120 की स्पीड में भी गाड़ी 14 14.5 की माइलेज दे रही है, जहाँ वो 120 पे 11 तक पहुँच गई थी। मतलब जो 12.5 आ रही थी वो 80-90-100 के आसपास आ रही थी। तो आप ये देखो फ़र्क पड़ता है। तो BS6 जो डीजल इंजन है वो रिलायबल तो है, लेकिन उसका आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। पहला एक्स्ट्रा खर्चा तो आपका भाई डीईएफ डलता है उसके अंदर। दूसरा एक्स्ट्रा खर्चा कि आपको टाइम टू टाइम जो उसका डीपीएफ है वो साफ करवाना पड़ेगा। ये दो चीज़ तो आप पल्ले गैट बांध लो अगर आपको BS6 डीजल इंजन चलाने हैं तो। नहीं तो भाई साहब डीजल इंजन छोड़ दो, किसी और ऑल्टरनेट फ्यूल पे चले जाओ, अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये तो रेगुलर मेंटेनेंस में आ गया आप कि डीपीएफ साफ कराना है। हर 50,000 पे अगर आपकी गाड़ी रेगुलर चलती है सिटी के अंदर तो मैं कहता हूँ साफ करवा लो, भले ही लाइट ना आई हो। अब कई कहेंगे यार मेरी तो लाइट नहीं आई, मेरी तो मस्त चल रही है। भाई खुलवा के देख लेना, तुम्हारे में पाएगा ही पाएगा, 100% पाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं पागल नहीं हूँ भाई, मैं अपनी गाड़ी को खुलवा के खाम खाम में मैं उसको साफ क्यों करवाता। और साफ करवाना सस्ता पड़ेगा भाई, 5-7-10 हज़ार में आपका साफ हो जाएगा। लेकिन अगर वो खराब हो गया, वो चौक हो गया, तो भाई साहब पूरा नया डलेगा, फिर वो रिपेयर नहीं होता, सीधा रिप्लेस ही होएगा, और रिप्लेस होएगा तो मोटा खर्चा। या फिर ऐसा कर लो, अगर आप 2 गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो तो सिटी के लिए अपनी पेट्रोल कार रख लो, या ईवी रख लो, या सीएनजी रख लो, और हाईवे के लिए अपनी डीजल गाड़ी रख लो। और अगर एक ही गाड़ी रखनी है, डीजल रखना चाहते हो, बिल्कुल रखो, शौक से रखो। ये चीज़ें पल्ले गैट बांध लो कि मेरे को ये चीज़ तो करानी है। 5 दिन काम के लिए गाड़ी चलती है तो सैटरडे संडे फैमिली के साथ घूमने निकल जाओ, क्या नहीं, घूमने का घूमना हो जाएगा, 40-50 किलोमीटर गाड़ी चल भी आएगी और आपका डीपीएफ क्लॉग भी नहीं होगा। और जैसे ही डीपीएफ की लाइट आती है या कोई वार्निंग आती है, उसको इग्नोर ना करें, तुरंत
अपने सर्विस सेंटर पे जाएं कि सर ये लाइट आ रही है, मेरे से नहीं हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो अपने आप से रीजन, आप सर्विस सेंटर से जाके करवा लो। लेकिन कोई भी इंजन चेक लाइट को इग्नोर ना करें। अरे डीपीएफ की है, अरे डीएफ की, कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो डीपीएफ की लाइट आई होती है, वो समझते हैं डीएफ की लाइट है, तो वो डीएफ लेवल चेक करते हैं, अरे डीएफ लेवल तो ठीक है, ये वैसे ही आ गई हुई। नहीं, डीपीएफ की लाइट अलग है, डीईएफ की लाइट अलग है। वो लो लेवल दिखाएगा, वो क्लॉक दिखाएगा, तो ये दोनों अलग चीज़ है। और इस सिचुएशन में जब लाइट आती है तो भाई वो गाड़ी बता भी देती है कि इतने किलोमीटर के बाद मैं स्टार्ट नहीं होऊंगी, मैं बंद हो जाऊंगी। अगर आपने अभी बंद कर दिया तो ये दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। अगर जिस टाइम आपकी गाड़ी पैसिव रीजन कर रही है तो वो भी नुकसानदायक है, आपको तो पता ही नहीं लगा, आपने उठा के बंद कर दी। तो इसलिए बोल रहा हूँ, हफ्ते में एक बार हाईवे पे ले जाओ, घूम भी आओ और गाड़ी को भी घुमा लाओ और अपना डीपीएफ भी साफ कर लाओ। क्योंकि डीजल का मजा लेना है और एनवायरनमेंट को बचाना है तो ये चीजें तो भाई करनी पड़ेंगी BS6 डीजल इंजन के साथ। तो ये थे भाई कुछ टिप्स जो मेरे को आपको बताने थे, क्योंकि भाई बहुत लोग हैं जो डीजल को प्यार करते हैं। भाई देखो, डीजल जैसा तो कोई है ही नहीं, डीजल तो डीजल है, क्या नहीं? क्योंकि डीजल को चलाने में जो पावर, टॉर्क, मजा आता है ना, जो फन आता है, क्या नहीं, वो नहीं आता भाई किसी और इंजन में। फ्यूचर का पता नहीं, पर आज की डेट में डीजल की कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, मतलब उसके पावर, टॉर्क, इन सब चीज़ों को देखते हुए और रिलायबिलिटी और माइलेज को देखते हुए। ठीक है जी, अब आपको समझ में आ गया कि BS6 इंजन रिलायबल है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेंटेनेंस के साथ वो रिलायबल बने रहेंगे। लेकिन जिन लोगों के पास BS4 गाड़ी है वो सोच रहे होंगे, भाई साहब हम तो खुश हैं भाई, हमारी तो मौज, हम तो इस DPF के पंगे में पड़े ही नहीं। भाई तुम्हारे लिए भी खतरा है। तुम्हारे लिए क्या खतरा है वो अगले वीडियो में आ रहा है। BS4 डीजल इंजन वालों, तुम्हारे लिए भी खतरा आ चुका है, ठीक है? क्योंकि BS4 तो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, तो उस इंजन में आपको एडिटिव डालना पड़ेगा। अब स्पेशली आप रहते हो मेट्रो सिटीज में, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। बाकी कैसी लगी आपको BS6 डीजल इंजन के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन और इससे भी प्रीवियस वीडियोस, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और कैसे भाई इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उसके ऊपर जरूर आपके लिए प्रकाश डालेंगे वीडियो के माध्यम से। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। और इतना वीडियो यहाँ तक देखा यार, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करे बगैर मत जाना। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।